वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे इस्माइल हनिया की असैसिनेशन के हवाले से, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा धचका है खुद फ़लस्तीन के लिए, हमास के लिए। लेकिन अब बाकी दुनिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है और ख़ुद पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन डेवलप होगी, खित्ते को लेकर पूरे इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद खान सफ़ीर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर, एक जो बड़ी चीज़ हुई है, अब आपको क्या लगता है कि कितना मुतासिर करेगी ये पूरे खित्ते को, खुद पाकिस्तान को, और आपको क्या लग रहा है कि अब इसमें कौन सा मुल्क रोल प्ले करने के लिए आएगा? क्या ईरान आगे बढ़ेगा इस पूरे वाक़े के बाद? पिछले तकरीबन 50 सालों में ये सबसे सीरियस मामला है इस खित्ते के लिहाज से अगर देखा जाए तो लिहाजा इसको तो ज़ाहिर है सीरियस पूरी दुनिया ले रही है। तो पाकिस्तान और बाकी ममालिक जो इलाके के हैं उनको भी लेना चाहिए। अब आपका सवाल एक खित्ते में या ईरान का, ईरान ने तो दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि ये हम इसका जरूर रिटेलिएट करेंगे इस पर, और ईरान के सुप्रीम लीडर ने बता दिया है, उसमें कोई शक व शुबात की बात नहीं रही अभी। और ईरान की सॉवरेनिटी इससे इफेक्ट हुई है, इसमें भी कोई शक व शुबात की बात नहीं है। ये भी एक हकीकत जान लेते हैं आपके नाज़रीन के लिए कि ईरान ने जब इन्हीं मिलते जुलते अल्फाज में इजराइल को बावर कराया था 14 अप्रैल को, जब 14 अप्रैल को उन्होंने हमला किया था और इजराइल ने सीरिया में ईरान के काउंसिलेट पर तो उस वक्त भी सुप्रीम लीडर की तरफ से मिलते जुलते अल्फाज में मैसेज दिया था पूरी दुनिया के लिए भी और इजराइल के लिए भी। लेकिन इस मरतबा इसमें फर्क है, इस दफा इसकी इंटेंसिटी में भी फर्क है, इस दफा इलाके की ग्रुप बंदी में भी यानी सब बंदी में भी फर्क है। इस दफा सपोर्ट जो इजराइल की है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थोड़े नहीं समा रहे जब उन्होंने ज्वाइंट सेशन को 4 रोज कबल जब एड्रेस किया 5 रोज कबल, तो उस वक्त उन्होंने ज्वाइंट सेशन में यानी कि अमेरिका में उनके कांग्रेस और उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मुश्तरका जो इजलास को खिताब किया, वहाँ उनके लिए कोई तकरीबन 52 मरतबा लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन यानी खड़े होके तालियां बजाई। तो उसमें कहा क्या नेतन्याहू ने, उन्होंने कहा कि इजराइल हमारा न सिर्फ इजराइल का ईरान दुश्मन है बल्कि ईरान अमेरिका का भी दुश्मन है, और क्योंकि हमारे मुश्तरका दुश्मन ईरान है लिहाजा ईरान को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हमने अपने आप से सवाल किया कि ये इंतखाब ईरान का क्यों किया गया इतने बड़े आदमी को शहीद करने के लिए, कत्ल करने के लिए। तो जवाब उसका ये मिलता है कि ना कतर में किया, ना तुर्की में रहे वहां किया, यहाँ किया। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल की जो शुरू से एक कोशिश और काविश रही है कि किसी तरीके से अमेरिका को डायरेक्ट घसीट के ले आए इस कॉन्फ्लिक्ट में, वो शायद होता उसको मुमकिन हो। और यकीनन जब नेतन्याहू अभी तो 3 दिन पहले वापस आए हैं तो उसमें उन्होंने जरूर इस चीज का जिक्र किसी और अंदाज में किया होगा कि हम टारगेट करेंगे ऐसी बड़ी शख्सियत को, नाम दिया होगा शायद, और उसके बाद उसमें कुछ चीजें बनी होंगी कुछ नहीं। तो उनको क्योंकि इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस हुआ इस ज्वाइंट सेशन के बाद और बाइडेन से मुलाकात के बाद और उसके बाद जो इसके ट्रंप से मुलाकात के बाद, कमला हैरिस से मुलाकात के बाद, तो ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू जिसकी की रिपोर्टिंग नहीं है, जू लॉबीज के सरकर्दा लोगों से मुलाकात करके वापस लौटे, तो उन्होंने ये काम कर दिखलाया। ये काम यूं करके दिखा दिया कि अब इसमें ईरान ने तो रिटेलिएट करना है, और ईरान ने रिटेलिएट जो पिछला उसका अंदाज था, जो उसने तारीख में पहली मर्तबा इजराइल की सरजमीन पर अपनी सरजमीन से बबांगे दरा हमला किया, तो वो पहली दफा उसमें, लेकिन उसमें डिप्लोमेसी के बड़े खूबसूरत अंदाज में डिप्लोमेसी ने काम किया। अमेरिका ने हद्दुल वसा डिप्लोमेटिक अपने तमाम वसाइल इलाके के और अपने बीच में शामिल करके ईरान को ये राजी कर लिया कि आप जरूर अपने कौमी वक़ार के लिए और अपनी इज्जत व नामूस के लिए, कौमी इज्जत व नामूस के लिए आप हमला करें, लेकिन ये याद रखें कि ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए।
ایک سمبولک حملہ ہونا چاہیے تو انہوں نے سمبولک حملہ کر دیا بالکل اسرائیل پر خیمہ، اور اسرائیل کو بھی کنٹرول کیا امریکہ نے کہ آپ بھی اب اپنی قومی وقار اور اپنے لوگوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے اسرائیل سب سے بڑا ملک ہے، سب سے مضبوط ملک ہے، تو آپ بھی 2-4 میزائل ڈال دو، تو خاموشی کے طرح کام ہو۔ اب دیکھیں اس مرتبہ جتنا حرارت بڑھ چکی ہے اس میں ڈپلومیسی کتنی کام کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں ڈپلومیسی کام نہیں کر سکے گی جس انداز میں 1.5 ماہ پہلے ہوا ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور اس کا پس منظر ہے۔ 29 تاریخ کو ترکی کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے ترکی میں انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں اگر ترکی کو اپنی فوج بھی اسرائیل میں اتارنی پڑے تو ہم اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 29 تاریخ کی بات ہے، مطلب ایک دن بیچ میں گزرا ہے، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ تو ترکی نے گو کہ اس کی فارن آفس نے تھوڑا سا ڈپلومیٹک بیان دیا ہے، لیکن اس کے پریزیڈنٹ نے خطاب میں یہ بات کہی ہے۔ اور اس وقت دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جو سب سے زیادہ اس معاملے میں، خطے میں 2 ملک ہیں جو اسرائیل کو بڑے سخت کلمات میں ان کو نہ صرف کنڈیم کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، ایک ترکی اور ایک ایران۔ تو اب ایران کے اس ریٹیلیشن کے بعد اسرائیل تو چپ نہیں بیٹھے گا۔ اگر ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا تو بس یہ جو شعلے ہیں یہ بھڑک پڑیں گے، اور یہ آگ ایسی بڑھے گی کہ جس کا پوری دنیا جو ہے اس وقت خدشہ محسوس کر رہی ہے کہ پورے خطے میں کہیں نہ پھیل جائے، اور جب خطے میں پھیل جائے تو پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوتی ہے، اور جب خطے میں پھیل جائے تو اب اس میں بڑے بڑے پلیئر ہیں اس خطے میں، رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے اس خطے میں، تو لہٰذا یہ بڑی مشکلات پوری دنیا کے لیے شامل ہو جائے گی۔ جنگ شروع تو کی جا سکتی ہے، جنگ کو ختم کرنے میں بہت دشواریاں پیش آتی ہیں، اور جنگ کے دوران ایکسیڈنٹلی معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ دراصل اسرائیل کے نظروں میں جو چیز کھٹک رہی ہے اور بڑی سیریس طور پر کھٹک رہی ہے وہ ایران اب اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ وہ جب چاہے چند دنوں میں، چند ہفتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند دنوں میں اپنا ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ دنیا کے بڑے بڑے ماہر ہیں انکلوڈنگ IAEA، ان کی رپورٹ ہے کہ اسرائیل نے 65% انریچمنٹ حاصل کر لی ہے۔ اب آپ کو میں لے چلتا ہوں اسرائیل کے بہت ساری دھمکیوں کی طرف، جو پچھلے 15 سال میں درجنوں اسرائیل نے مرتبہ امریکہ سے درخواست کی ہے کہ ہمیں ایران پر حملہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے نیوکلیئر بم نہ بنا سکے۔ تو اب یہ اس کو کہتے ہیں گروپ ود ان دا گروپ۔ Now the things have become so complex and so complicated that it would be very hard for the people to understand. تو ابھی اسرائیل کے کیا کیا مقاصد اس سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا مقصد تو اس کا سب سے بڑا اسرائیل کی نظر میں سب سے بڑا ایک پاورفل ملک جو اسرائیل کو آنکھیں دکھلا سکتا ہے اور خطرہ ہو سکتا ہے، بالکل تو آنکھیں دکھلا سکتا ہے، اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتا ہے، جیسے عراق کو نیوٹرلائز کیا، اور کیونکہ عراق آنکھیں دکھلاتا تھا، سیریا کسی حد تک، تو ان کو جس طرح نیوٹرلائز کیا اسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو ہمیشہ کے لیے نیوٹرلائز، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کو کے سامنے کھڑا ہو سکے اور دفاع کر سکے وہ حماس کا اور حزب اللہ کا۔ یہ جو نیکسس ہے، نیکسس جس کو کہ نیتن یاہو امریکہ میں کہہ کے آئے ہیں نیکسس آف ایول، یعنی یہ جو ان کا ایک نیٹ ورک ہے ایران کا، حوثیز ہو گئے، حماس ہو گیا، عراق میں ملیشیا ہو گئے، سیریا میں ملیشیا ہو گئے، ان کی نیکسس کو اگر دیکھا جائے تو اسرائیل بڑا خائف ہے کہ یہ نیکسس اگر سارے مل گئے، ایک طرف سے حزب اللہ شروع ہو گیا، دوسری طرف سے عراقی اور سیرین ملیشیا مل گیا، اور تیسری طرف سے حماس، اور چوتھی طرف سے ان کو ڈائریکٹ سپورٹ تو مل رہی ہے، ڈائریکٹ سپورٹ ایران کے طرف سے اگر مل جائے اور ایران خود کود پڑا تو پھر ان کی ایگزسٹینشیل تھریٹ ان کو محسوس ہوتا ہے اسرائیل کو، جس کی وجہ سے اسرائیل
किसी हरबे से बाज आने से गुरेज नहीं करेगा। और उसने यही किया, एक नेटवर्किंग करके ताजा तरीन अमेरिका से वापसी के बाद इतना बड़ा खेल रचा दिया, इतना बड़ा घिनौना एक कदम उठा लिया कि पूरे के पूरे खित्ते के तमाम हुक्मरान और तमाम अवाम इस वक्त बहुत ज्यादा मुस्तरब भी हैं और बहुत ज्यादा फिक्रमंद भी हैं कि खित्ता जब आग में झुलसना शुरू होगा तो पाकिस्तान जैसे मुल्क और उसके अलावा बहुत सारे मुल्क वो इतने ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे जिनकी की मईशत खराब है, यानी मईशत जिनकी मखदूश है, वो ममालिक इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे क्योंकि तेल महंगा हो जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत जो है, इसी तरीके से रसद की चीजें वो नहीं मिल सकेंगी और इसी तरीके से एक तरह से नया बहरान पैदा हो जाएगा। जमील साहब, आपकी जो बात मैं समझ सकी हूँ वो यही है कि ऑपरेशनल चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी ऑपरेट कर रहा है अमेरिका और फ़ायदा होने जा रहा है एक तरह से इजराइल को। अब ये एक नई जंग की तरफ जो आप इशारा कर रहे हैं, हमास, ईरान और तुर्किया, ये सारे के सारे मुल्क मिल जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस सिलसिले में क्या वो इजराइल को हजीमत उठाने पर मजबूर नहीं कर सकते, या फिर अमेरिका की इतनी ज्यादा सपोर्ट है कि किसी भी हद तक गुजर जाएंगे वो? आज फिलीपीन से बयान दे दिया अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, लॉर्ड ऑस्टिन ने, उन्होंने कह दिया कि हम चाहेंगे कि एस्केलेट ना हो, लेकिन अगर ईरान ने हमला किया तो हम इजराइल के साथ हैं और उसके साथ खड़े हैं और उसको सपोर्ट करेंगे। तो वो तो अभी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, आपको शायद आज ही स्टेटमेंट मिल जाएगी व्हाइट हाउस से या खुद बाइडन की तरफ से और खुद ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट मिल जाएगी, जिसमें वही बातों का इरादा किया जाएगा जो पहले करते रहे हैं। याद रहे कि अमेरिका में और अमेरिका के एलाइज के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि जू लॉबी वहाँ इतनी मजबूत और इतनी कवी है कि तमाम के तमाम कांग्रेस मेंबर्स पर हावी रहती है और तमाम की तमाम गवर्नमेंट पर हावी रहती है और तमाम के तमाम इदारों पे हावी रहती है, तमाम के तमाम मीडिया और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के इदारों पे हावी रहती है, जिसकी वजह से अवाम चाहे लाखों की तादाद में जैसे फलस्तीन के हवाले से वो बाहर निकले, सड़कों पर निकले, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, हर जगह निकले, लेकिन रूरल के सरों पर, कानों पर क्यों नहीं रह सकती? इसलिए कि वो जो इजरायली लॉबी है वो बहुत कवि है इन तमाम मुल्क, खास तौर पे अमेरिका में, और अमेरिका के एलाइन है बाकी ममालिक, तो वो अमेरिका के लाइन को तो आप देख लीजिए कि बरतानिया में इलेक्शन हुआ, उसमें इसका असर हुआ। अभी अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है, फलस्तीन का असर उस पर पड़ रहा है अमेरिका के इलेक्शन पे। इसी तरीके से यूरोप में जैसे इलेक्शन हो रहे हैं उसमें फलस्तीन की बर्बरियत का जिक्र आ रहा है, वोटर सपोर्टर्स उस हिसाब से वोट दे रहे हैं, तो ये तो बड़ा भूचाल पैदा कर देगा हुक्मरानों के लिए भी, गल्फ के हुक्मरानों के लिए भी भूचाल पैदा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के अवाम के दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं, हुक्मरानों की मजबूरियां कुछ और हैं जी। तो ऐसी सूरत में अगर गल्फ जो कि बड़े कंट्रोल करके उन्होंने रखा हुआ है अपनी अवाम को, अगर एक दफा वो भी उठ जाए तो फिर तो बहुत ही मुश्किलात। लेकिन जमील साहब, हम जो गल्फ कंट्रीज का किरदार है वो भी तो बड़ा मायूस कुन है, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अरब्स का भी जो रिएक्शन है, क्योंकि उनके भी अपने मफादात जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कितना नुकसान होगा, क्या वो कुछ कर सकता है इस पूरी सिचुएशन के अंदर? देखें, पाकिस्तान पे तो मैं 30 सेकंड का पहले वो बयान कर दूं कि गल्फ कंट्रीज के जो रूलर्स हैं उनके मफादात की बात करें, वहाँ के अवाम के मफादात का तो नहीं है इससे ज्यादा ताल्लुक, वहाँ के रूलर्स का के मफादात का ताल्लुक है, जिसकी वजह से, और क्योंकि रूलर हमने बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है तो उनकी बात ज्यादा चलती आ जाती है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के लिए एक इसलिए ज्यादा इस वक्त कठिन मामला है कि पाकिस्तान की मईशत बड़ी कमजोर है, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त मुतज़लज़ल है और इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो उसका धचका जो मैंने जिक्र किया कि अगर ये मामला बढ़ गया तो खासतौर पर पाकिस्तान, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसका स्पिल ओवर से पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये इसका पहलू है, दूसरा पहलू ये है इस
सऊदी अरब ने हमें $5 अरब दिए हुए हैं और यूएई ने $3 अरब दिए हुए हैं। जी तो इन 5 और 3 8 अरब डॉलर, और आईएमएफ कह रहा है कि हम एग्जीक्यूटिव कमेटी में उस वक्त इसको पास करेंगे या लेके जाएंगे जब आप इससे अपने लोन की रिस्ट्रक्चरिंग कराएं, यानी आप इस साल नहीं पेमेंट कर सकते हैं, आप 5 साल का टाइम लें, तब हम आपको $7 बिलियन दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में अगर वहाँ आज रात को फर्ज कर लें या कल या परसों तक ईरान अगर कोई अपना बदला ले लेता है तो वहाँ तो मामला खराब बिगड़ सकता है। जब बिगड़ेगा तो सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, वो कहेंगे जी हम अपने मसाइल में फंस गए, आपके हम किस तरह रीरोलिंग करें पैसे, आप हमें वापस करें। तो आप समझ लें कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तो इस मामले में हमारे हुक्मरानों को जरा थोड़े से होश के नाखून लेते हुए इस वक्त प्लानिंग करने के लिए बैठ जाना चाहिए, अपनी रातों को थोड़ा सा वक्त करना चाहिए इस काम के लिए कि कंटीजेंसी प्लान बुलाने। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ये आग ज्यादा न बढ़ के, लेकिन जो इस इशारे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अपनी सेफ साइड पे रहते हुए अपने लिए प्लान जरूर तरतीब देने चाहिए। बहुत आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि जो सिचुएशन अभी खित्ते में डेवलप हो रही है, पाकिस्तान इससे ज़्यादा मुतासिर होगा। पाकिस्तान बहुत ही इंस्टेबल सिचुएशन में है, इकनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी बहुत इंस्टेबिलिटी है, और इस सारी सिचुएशन में हुक्मरानों को थोड़ी देर के लिए अपना टाइम निकाल कर प्लान्स बनाने चाहिए, प्लान मेकआउट करने चाहिए, ताकि आईएमएफ के साथ जो हमारी रीस्ट्रक्चरिंग का मामला है वो भी डाउटफुल ना हो। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब तमाम मुल्कों को अपनी पड़ी होगी तो पाकिस्तान के हालात कौन पूछेगा, और पाकिस्तान ऑलरेडी इतने ज़्यादा क्राइसिस में है कि इन तमाम चीज़ों का मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता। अगर सिचुएशन ज़्यादा थोड़ी भी बिगड़ती है तो पाकिस्तान को उसका ज़्यादा नुकसान होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।